हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका जो एग्ज़ाम है वह फरवरी में होना है, 8 फरवरी 2026 को। यानी आपके पास कुल 3 महीने का समय है। अक्टूबर जो है वह ख़त्म होने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी शुरुआत में ही यानी 8 फरवरी को आपका पेपर करवा लिया जाएगा। कुल 3 महीने का समय है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज के वीडियो में मैं ये जो पेपर लेकर आई हूँ ये पिछला पेपर है। ये पिछला पेपर है जो 2024 में हुआ था, 14 दिसंबर 2024। तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग समय निकालकर प्रीवियस ईयर के सभी पेपर पढ़ लीजिए। कई प्रश्न पिछले वर्षों से पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए ये पिछले पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पेपर है 14 दिसंबर 2024 वाला। तो इसमें सीडीपी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाले जो पेपर हुए हैं उन्हें भी मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। मैंने 2011 से शुरुआत की थी और पहले ही मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। यदि आप लोगों को पिछले क्वेश्चन देखने हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। पहला विकल्प है सुनने, दूसरा विकल्प है देखने, तीसरा विकल्प है छूने और चौथा विकल्प है करने और चलने फिरने। तो जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं, यानी कि जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं ये गति करके सीखना पसंद करते हैं। तो ये किसके माध्यम से सीखना पसंद करेंगे? करने और चलने फिरने। यानी आपका जो चौथा विकल्प है वह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? पहला विकल्प है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। दूसरा है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। तीसरा है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। और चौथा है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। तो वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार बताना है आलंबन का कौन सा उदाहरण है। तो आलंबन का उदाहरण पूछा गया है। तो आलंबन का उदाहरण है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, यानी किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना और आवश्यकता अनुसार, यानी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सहायता भी प्रदान करना। तो दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण से पहला विकल्प है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। दूसरा है व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। तीसरा है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। और चौथा है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? जो दुनिया के बारे में अपनी समझ और ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थियों की सक्रिय भूमिका पर जोर देता है। अब इसमें पूछा गया है रचनावादी दृष्टिकोण से, तो सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखन वैकल्य की विशेषता है। क्या विशेषता है लेखन वैकल्य की? ये पूछी गई है। अब हिंदी लिखी हुई है, शुद्ध हिंदी है, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, डिस्ग्राफिया, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो डिस्ग्राफिया की क्या विशेषता है?
डिस्ग्राफिया की विशेषता है लिखित कार्य में चुनौती, यानी लिखने में समस्या होती है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? शिक्षक को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब अभिकथन क्या है कि शिक्षिका को, सॉरी अभी मैंने शिक्षक बोल दिया था, शिक्षिका लिखा हुआ है, तो शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। तो ये तो भेदभाव हो गया, जबकि भेदभाव नहीं करना है, लड़के और लड़कियों को समान रूप से कार्य देने हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करना है। तो अभिकथन हो गया गलत। कारण क्या दिया गया है? लिखा है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण नहीं करते, बल्कि बच्चों पर सामाजिकरण, पारिवारिक प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ए और आर दोनों ही गलत लिखे हुए हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लिखा है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण, गम्य इमारतें। अब समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, ये पूछा गया है। तो लचीला पाठ्यक्रम आवश्यक है, सहयोगात्मक अधिगम ये भी आवश्यक है, पृथक्करण और नामीकरण यानी बच्चों को पृथक कर देना, उनका समूह बना देना या कोई नामीकरण कर देना, ये इसमें शामिल नहीं होगा। और गम्य इमारतें ये भी सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, यानी कि पहला विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय फिल करना है से बचना चाहिए। पहला विकल्प दिया गया है बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने, दूसरा है विकर्षण और शोर करने, तीसरा है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन, और चौथा है कार्य को छोटे, आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। तो शिक्षकों को ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है। तो क्या यानी किससे बचना चाहिए? तो विकर्षण और शोर करने से। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक फिल करना है बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि एक मूर्तिकार बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, यह आपको याद रखना है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि एक वैज्ञानिक है, वह
बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, किस प्रकार की बुद्धि का, और जो मूर्तिकार है उसमें बुद्धि की उच्च गुणवत्ता, उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो जो वैज्ञानिक है उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, तो वैज्ञानिक जो है वह तार्किक गणितीय बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, और मूर्तिकार गति संवेदी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन क्या है? प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, और कारण है सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वह खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, और कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सीखना जो है वह एक सामाजिक संदर्भ में होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। दोनों सही लिखे हुए हैं, और कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? पहला है 3 प्रगतिशील स्तर में, दूसरा है एक सतत निरंतरता के रूप में, तीसरा है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, और चौथा है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं, यानी कि 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। पहला विकल्प है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, दूसरा है जीववाद और परिवर्तन, तीसरा है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, और चौथा है वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। चलिए हम बताते हैं कौन कौन से बताए हैं। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 चरण जीन पियाजे ने बताए हैं। अब क्या पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। कौन कौन से हैं? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पहला है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, दूसरा है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, तीसरा है अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, और चौथा है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो बाह्य प्रेरणा का सही वर्णन जो कर रहा है, बाह्य यानी बाहरी प्रेरणा का, तो वह है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी अभिप्रेरणा क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। बाहरी पुरस्कारों या परिणामों से प्रेरित व्यवहार को ये संदर्भित करती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? पहला विकल्प है कौशलों का विकास, दूसरा है जानकारी को रटना, तीसरा है अवधारणाओं को समझना, और चौथा है ज्ञान का निर्माण। तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है पूछा गया है, और जब प्रश्न नकारात्मकता दर्शा रहा हो तो रटने वाला उत्तर कभी भी सही नहीं होगा। तो जानकारी को रटना नहीं है, समझना है अवधारणाओं को, तो इसमें नहीं पूछा गया है, इसीलिए दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही यानी इस प्रश्न का उत्तर है, ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातें करते हैं। पहला विकल्प है उनकी सोच, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, दूसरा है विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, तीसरा है आत्म सदृढ़ीकरण
उपकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। और चौथा है क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। तो बच्चे जो हैं खुद से बातें करते हैं, आपने देखा होगा। क्यों करते हैं? तो बच्चे खुद से बातें करते हैं सोचने में सहायता और स्वनियमन के लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाणी बच्चों को क्रियाओं की योजना बनाने, समस्याओं को हल करने, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करती है। और जब चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं तब बच्चे बहुत ज़्यादा स्वयं से बातें करते हैं। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प है, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? पहला विकल्प है बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होना। दूसरा है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। तीसरा है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। और चौथा है मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। अब इसमें पूछा गया है समीप दूराभिमुख सिद्धांत का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वह हमें बताना है। अब समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या है? तो इसमें वृद्धि और पेशी कौशल विकास शरीर के केंद्र से बाहरी छोरों की ओर होता है। तो ये होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। अब जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वह विकल्प हमें बताना है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। यानी बच्चों से यदि कहा जाए कि मोतियों को धागों में पिरो दीजिए तो नहीं पिरो पाएंगे, लेकिन बच्चे को गेंद दी जाएगी तो गेंद वो पकड़ लेंगे। यानी बच्चे जो हैं गेंद को पकड़ने की क्षमता पहले विकसित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। फिल करना है इसमें। पहला है कूट लेखन यानी एन कोडिंग अवधि। दूसरा है प्रोत्साहन अवधि। तीसरा है उत्प्रेरक अवधि। और चौथा है चुनौतीपूर्ण अवधि। तो पूछा गया है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा दी जाती है और एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, तो वह विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि कहलाती है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब चुनौतीपूर्ण अवधि क्या है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान में चुनौतीपूर्ण अवधि यानी कि क्रांतिक अवधि की अवधारणा विकास के दौरान समय की एक विशिष्ट अवधि को संदर्भित करती है जब कोई व्यक्ति कुछ पर्यावरणीय उत्तेजनाओं या अनुभवों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन यानी कि पाठ यानी कि जो सहायता प्रदान की जाती है तो वह सीखने में बाधा नहीं डालती बल्कि सहायक होती है। तो पहला तो गलत हो गया, यानी अभिकथन गलत हो गया। कारण है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो हैं पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं सीखते बल्कि सामाजिक संपर्क और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। तो ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों ही गलत हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है
बच्चे इस संसार में, पहला विकल्प है, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। दूसरा है, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। तीसरा है, इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। और चौथा है, उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो बच्चे जो हैं कोरी स्लेट के रूप में आते हैं, ये तो गलत है। अनियंत्रित पैदा होते हैं, ये भी गलत है। आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, ये भी गलत है। लेकिन जो चौथा विकल्प लिखा है कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? पहला विकल्प है पारंपरिक, दूसरा है उत्तर पारंपरिक, तीसरा है गैर पारंपरिक और चौथा है पूर्व पारंपरिक। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के जो स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। और इसमें जो चरण हैं वह 6 चरण हैं, ये भी याद रखिएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो वह है पारंपरिक। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसे पता चलेंगे? प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन है, 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण है, बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो 5-6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो लेखन जैसे कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म मोटर कौशल विकसित कर रहे होते हैं, इसीलिए वे सही से नहीं लिख पाते, लाइनों के नीचे लिखते हैं, कभी ऊपर लिखते हैं, तो उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए। और 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो दोनों ही सही लिखे हुए हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। ये पढ़ते ही आपको लग रहा होगा कि ये पूर्ण रूप से गलत लिखा हुआ है। कारण है, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ए और आर दोनों ही गलत हैं, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय फिल करना है को देते हैं और असफलता को। तो जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी होते हैं आमतौर पर सफलता का श्रेय
योग्यता एवं प्रयास यानी कोशिश को देते हैं, और असफलता का श्रेय किसे देते हैं? अपर्याप्त कोशिश को। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? पहला है अधिगमात्मक विकलांगता में, दूसरा है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, तीसरा है मस्तिष्क पक्षाघात में, और चौथा है स्वलीन क्रम विकार में। तो सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं? शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी स्वलीन क्रम विकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं पहला विकल्प है संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा है चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तीसरा है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं, और चौथा है साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। तो बच्चे जो होते हैं अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या लेकर आते हैं, और ये जो व्याख्या है वो अपने मन में धारणा बनाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा वे सोचते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा होगा। तो बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया क्या कह रही है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी जो व्याख्याएं हैं वह संकेत करती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने शिक्षार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यानी जो लड़का है वह खेलने के लिए गुड़िया उठा रहा है, तो अन्य बच्चे हैं उस पर हंस रहे हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए। दूसरा है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त हैं और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। तीसरा है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। और चौथा है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपने पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। तो विकल्प ध्यान से पढ़िएगा, आपको विकल्प पढ़ने में ही समझ आने लगेगा कि कौन सा उत्तर होना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना है, लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना है, तो ऋषभ को गुड़िया के साथ ही खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों से भी कहना चाहिए कि जो खिलौना उन्हें पसंद है उसी से वह खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? पहला है समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। तीसरा है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। और चौथा है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। तो अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को किस प्रक्रिया पर बल देना है? तो बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी और प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे जब अनुभव करते हैं, फील करना है यहाँ पर, तो बेहतर रूप से सीखते हैं।
तो बच्चे, पहला विकल्प है अधगम व्यवस्था, दूसरा है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, तीसरा है सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह और चौथा है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। तो बच्चे जब सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? पहला है बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। दूसरा है बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। तीसरा है बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं और चौथा है नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, ये लॉरेंस कोहल वर्ग ने तर्क दिया है। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है 29। अभिकथन दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब बताना है कौन सा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो अभिकथन तो सही है, क्योंकि समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, सही लिखा हुआ है। कारण क्या है? समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि मानकीकरण जो होता है कभी कभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समायोजित करने की क्षमता को सीमित कर सकता है, और कक्षा समावेशी है तो ये कारण इसमें शामिल नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है, यानी बच्चा समझ नहीं पा रहा है, इसका कारण पूछा गया है। पहला विकल्प है अवधारणात्मक केंद्रीकरण, दूसरा है जीववादी सोच, तीसरा है अपरिवर्तनीयता और चौथा है आत्म केंद्रीयता। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प अपरिवर्तनीयता। अब ये क्या होता है? तो पियाजे के सिद्धांत में अपरिवर्तनीयता का अर्थ है इस बात को समझने में असमर्थता की क्रियाओं या प्रक्रियाओं को उल्टा जा सकता है। तो पियाजे ने जो बताया है उसमें ये बताया गया है, तो बच्चा जो है जब उसे 4 + 5 = 9 बताया जा रहा है, लेकिन 9 में से 5 घटाने पर 4 आ रहे हैं, उसे तर्क समझ नहीं आ रहा है, तो ये अपरिवर्तनीयता के कारण है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ये 2024 वाला पेपर जो लास्ट पेपर हुआ है आपका सीटेट का, उसके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं CDP के। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये सभी उत्तर मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही बताए हैं। फिर भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। EVS के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। संभावना पहले थी कि जुलाई में पेपर होगा, तो मैंने पहले ही सॉल्व करवाए थे, लेकिन जुलाई में पेपर नहीं हुआ। पेपर दिसंबर में संभावना होने की थी, लेकिन पेपर जो है वो फरवरी में होगा। तो EVS के क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी, और 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी को मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। EVS के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।